नमस्कार। आज हम वितान भाग 2 कक्षा 12 की पूरक पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 सिल्वर वेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। यह एक लंबी कहानी है जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। इस कहानी में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्यों और पीढ़ी अंतराल को मूल संवेदना के रूप में प्रकट किया गया है। इसमें यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग पार्टी यानी शादी की 25वीं वर्षगांठ की पार्टी को कहानी का आधार बनाया गया है। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले कहानी के बीज वाक्य हैं। इनसे कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर द्वंद्व प्रकट होता है, जिससे हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव न करने की स्थिति बनती है। यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराते। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। वेडिंग कहानी के दो जुमले और उनके अर्थ अब हम समझने जा रहे हैं। जो हुआ होगा, यह कहानी में 2 बार प्रयोग में आया है, जिसमें पहली बार इसका अर्थ निकलता है पता नहीं क्या हुआ होगा, और दूसरी बार इसका अर्थ निकलता है मरते समय हर आदमी अकेला होता है। इसी प्रकार समहाउ इम्प्रॉपर, यशोधर बाबू को जो बात भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं लगती थी या उन्हें उचित नहीं महसूस होती थी, उसको वो समहाउ इम्प्रॉपर मानते थे। जैसे पत्नी का आधुनिक बनना, सिल्वर वेडिंग पार्टी, भूषण को असाधारण वेतन मिलना आदि। सिल्वर वेडिंग कहानी के अवधारणा मानचित्र को अब हम समझते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। इसमें यशोधर बाबू का ऑफिस में व्यवहार और उनके आदर्श किशनदा का विवरण है। यशोधर बाबू के परिवार के बारे में वर्णन है कि उनकी पत्नी, 3 बेटे व 1 बेटी है। यशोधर बाबू का विभिन्न चीजों के लिए परिवार से मतभेद रहता है, जो कई घटनाओं द्वारा इसमें स्पष्ट किया गया है। किशनदा की मृत्यु के समय जो हुआ होगा का प्रयोग उसके जाति बिरादरी भाई करते हैं। साथ ही साथ यशोधर बाबू के बच्चों में मानवीय मूल्यों की कमी को भी इस कहानी में बताया गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि उनके बेटों द्वारा घरेलू कामों में मदद न करना, बड़े बेटे भूषण द्वारा मनमानी करना, सिल्वर वेडिंग पार्टी का आयोजन बिना पूछे कर लेना, यशोधर जी के ध्यान में किशनदा का आना और दूसरी बार जो हुआ होगा का प्रयोग होना, और साथ ही साथ बच्चों में मानवीय मूल्यों की कमी और किशनदा की याद से यशोधर बाबू की आंख भर आना, यह इस कहानी की का अवधारणा मानचित्र है। यशोधर बाबू का ऑफिस में व्यवहार। शाम को 5:30 बजे सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत यानी यशोधर पंत अपने आदर्श कृष्णानंद पांडे यानी किशनदा की कही बात के अनुसार दफ्तर में अपने जूनियरों से थोड़ी मजाक करते हैं। उनके जूनियर चड्ढा ने उनकी घड़ी को चूनेदानी कहकर मजाक किया। इस पर उन्हें याद आया कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली थी, पुरानी होने पर भी यह राइट टाइम चलती है। और इस प्रकार यशोधर बाबू यादों में खो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से उन्होंने
मैट्रिक पास की थी और दिल्ली में उन्हें शरण किशनदा ने दी थी, जो स्वयं कुंवारे थे। वहां पर उनके इलाके के अन्य लड़के भी रहते थे। उन्हें यह भी याद आता है कि किशनदा ने उन्हें नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में भी उनका मार्गदर्शन किया। इतने में चड्ढा ने पूछा, आप कहां खो गए? उनके जूनियर मेनन ने पूछा, आपकी शादी कब हुई थी? तब उन्होंने मेनन से कहा, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। इस पर मेनन ने तुरंत बधाई देते हुए कहा, सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी को पूरा 25 साल हो गया है। चड्ढा के जोर देने पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से 30 रुपए अपने जूनियरों को चाय के लिए दिए और यह भी कहा कि सिल्वर वेडिंग हमारे यहां नहीं होती। ऑफिस से निकलने के बाद उन्हें सारी घटनाएं याद आती चली जाती है और वे यादों में खोए रहते हैं। इसी बीच लेखक लिखते हैं कि यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से और बाद में पैदल जाते थे, क्योंकि उनका साइकिल से जाना उनके बच्चों को अच्छा नहीं लगता था और उन्हें स्कूटर निहायत बेहुदा और समहाउ इम्प्रॉपर सवारी मालूम होती थी। यहां पर यशोधर बाबू का परिवार से मतभेद पता चलता है। यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर बात पर मतभेद रहने लगा था। इसी कारण ऑफिस से निकलने के बाद वे पहले बिरला मंदिर जाते थे, क्योंकि उनका घर पर मन नहीं लगता था। इसी के रास्ते में उन्हें वह स्थान दिखाई दिया जहां कभी उनके आदर्श किशनदा का क्वार्टर था। यशोधर बाबू को उनकी याद आ जाती है। अब हम चर्चा करते हैं यशोधर बाबू और उनके परिवार के बारे में। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का भूषण एक विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है, जिसमें मिलने वाला असाधारण वेतन अपने साधारण बेटे के लिए उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, जबकि मन ही मन वे उसकी तरक्की से खुश भी होते हैं। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, जिसने एलाइड सर्विसेज में जाने से मना कर दिया तो उन्हें उचित नहीं लगा और समहाउ इम्प्रॉपर लगा। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी विवाह प्रस्ताव को ठुकराकर डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती रहती थी। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से तो खुश होते थे, पर उन्हें समहाउ यह अनुभव होता था कि वह खुशहाली कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अब हम जानते हैं यशोधर बाबू की पत्नी के बारे में। उनकी पत्नी मूलतः आधुनिक नहीं थी, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने और उनसे प्रेम के कारण वह आधुनिक बन गई। वह स्वतंत्र होकर जीना चाहती थी। उस पर किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं था। पहले संयुक्त परिवार में दबकर रहने के कारण अब उसमें खुलकर जीने व मॉडर्न बनने की चाह थी। पत्नी के आधुनिक बनने पर यशोधर बाबू उसे शाइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़े मुंह मुहासे, लोग करे तमासे कहकर मजाक उड़ाते थे। यशोधर बाबू और किशनदा के बारे में जानते हैं कि किशनदा का उन पर हर पल कैसे प्रभाव था। किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। रिटायर होने के कुछ साल बाद किशनदा गांव चले गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। यहां पर जब यशोधर बाबू किशनदा के गांव जाते हैं तो पहली बार जो हुआ होगा का प्रयोग होता है,
जिसका यहां अर्थ निकलता है पता नहीं क्या हुआ होगा। जब यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव जाकर उनके जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो उसने यह कहकर बात खत्म कर दी कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि किशनदा अकेले थे। बच्चों के गैर जिम्मेदार होने पर उन्हें किशनदा की यह बात याद आती है कि जिम्मेदारी सर पर पड़ने पर सब ठीक हो जाते हैं। यशोधर बाबू के परिवार से उनके विचार न मिलने का वर्णन भी इस पाठ में है। यशोधर बाबू के बीवी बच्चों के फ्लैट खरीदने की बात उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी, क्योंकि किशनदा कहते थे मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। लेकिन उनके बीवी बच्चे इस बात से नाराज रहते थे। गीता का प्रवचन सुनते सुनते जनार्दन शब्द सुनाई पड़ने पर यशोधर बाबू को अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई, जिनकी तबीयत खराब है। इस पर एक दिन उनके बड़े बेटे भूषण ने यह कह दिया कि वह बुआ को भेजने के लिए पैसे नहीं देगा, जिस पर यशोधर को गुस्सा आ गया और उन्हें अपमानित भी महसूस हुआ। यशोधर बाबू मानते हैं कि उनमें बुजुर्गियत आ गई है, लेकिन उनकी पत्नी द्वारा बुढ़िया काल में बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना आदि उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यह इस कहानी का पहला भाग है। अभी यह कहानी हमारे दूसरे भाग में पूरी होगी। आशा है आपको कहानी का यह प्रथम भाग समझ आया होगा। धन्यवाद।